चलिए आज बात करते हैं रॉबिन क्लाइन की एक बहुत ही कमाल की कविता अमांडा के बारे में। ये ना एक ऐसी कहानी है जो एक बच्चे के मन की दुनिया और उसके माँ बाप की उम्मीदों के बीच जो एक खिंचाव होता है ना, उसको बहुत खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए देखते हैं अमांडा की इन दो अलग अलग दुनियाओं को। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस कहीं गायब हो जाएं, कुछ देर के लिए, ऐसी जगह पर जहां कोई कुछ भी कहने सुनने वाला ना हो। बस यही जो फीलिंग है ना, ये ही इस कविता का दिल है। और शायद इसीलिए इतने सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से और उस राइटर से जिसने उसे बनाया है। मतलब कौन है ये अमांडा और किसने उसकी दुनिया को इतने प्यारे शब्दों में लिखा है। तो ये कविता लिखी है रॉबिन क्लाइन ने। वो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही जानी मानी राइटर हैं, खासकर बच्चों की कहानियों के लिए। उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो बच्चों के मन को, उनकी बातों को बहुत गहराई से, बहुत हमदर्दी से समझती थीं। और हाँ, उन्हें CBCA चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर जैसे बड़े अवार्ड्स भी मिले। तो पूरी कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो इन्हीं दो किरदारों के बीच है। एक तरफ है अमांडा, एक छोटी सी बच्ची जो अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, सपने देखती है, उसे बस आज़ादी चाहिए। और दूसरी तरफ है उसकी माँ, जो कह सकते हैं कि अपनी चिंता की वजह से उसकी हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोकती रहती। अब आते हैं इस कविता की सबसे मजेदार बात पर, और वो है इसका स्ट्रक्चर। ये कविता ना दो दुनियाओं के बीच ऐसे स्विच करती रहती है। एक तरफ है असल दुनिया जहां डांट फटकार है, और दूसरी तरफ है अमांडा के सपनों की, उसकी कल्पना की दुनिया। तो कविता शुरू होती है माँ के इन ऑर्डर्स से। और ये ऐसी बातें हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुनी है। नाखून मत चबाओ, सीधे बैठो। मतलब हर छोटी से छोटी आदत पर नजर रखी जा रही है। एक माहौल है जहां उसे लगातार सुधारा जा रहा है। और बस जैसे ही माँ की डांट का ये स्टैंजा खत्म होता है, फौरन हम पहुंच जाते हैं अमांडा की अपनी दुनिया में। वो सोचती है कि वो एक जलपरी है जो एक शांत हरे से समंदर में अकेले बस मजे से तैर रही है। सोचिए, डांट वाली दुनिया और ये शांत दुनिया, कितना बड़ा फर्क है। लेकिन असलियत फिर दरवाजा खटखटाती है। अब बातें हो रही हैं जिम्मेदारियों की। होमवर्क किया, कमरा साफ किया, जूते, ये सारे सवाल दिखाते हैं कि उससे उम्मीद की जा रही है कि वो एक डिसिप्लिन्ड और जिम्मेदार बच्ची बने। और इस बार अमांडा की कल्पना और भी गहरी हो जाती है। वो क्या सोचती है पता है? कि काश वो एक अनाथ होती जो गलियों में आज़ादी से घूम रही है। देखिए, उसके लिए अनाथ होना कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि वो इसे रूल से आज़ादी की तरह देख रही है। जहां वो कहती है, खामोशी सुनहरी है, आज़ादी मीठी है। वाह, ये लाइन बहुत पावरफुल है। अब माँ का फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिखने लगता है। अमांडा सामने तो बैठी है, पर उसका मन तो कहीं और ही है। माँ बस इतना चाहती है कि वो उनकी तरफ देखे, उनकी बात सुने, पर अमांडा तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। तो अमांडा का तीसरा एस्केप वो है एक फेरी टेल की दुनिया में। वो रेपंजिल बनना चाहती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो उस टॉवर में अकेली शांति से रहना चाहती है जहां कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और मजे की बात यह है कि वो कहती है कि वो अपने बाल कभी नीचे नहीं गिराएगी। मतलब वो किसी को भी अपनी शांति भंग करने नहीं देगी। और यहां कविता अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब मां की चिंता अमांडा के लिए कम और इस बात के लिए ज्यादा है कि लोग क्या सोचेंगे। ये लाइन बहुत कुछ कहती है कि कैसे कभी कभी पेरेंट्स की चिंता अपनी इमेज को लेकर भी हो जाती है। और इन सब के बाद अमांडा का जवाब क्या होता है? कुछ नहीं, खामोशी। वो पूरी तरह से अपने अंदर की दुनिया में चली गई है। उसकी ये चुप्पी ही उसका आखिरी जवाब है। और ये माँ और बेटी के बीच की जो दूरी है ना, उसे साफ साफ दिखाती है। तो देखा, ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये परवरिश पर, कंट्रोल पर और एक बच्चे के मन के अंदर क्या चलता है, उस पर एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है। चलिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना, उन्हें थोड़ा और समझते हैं। तो मतलब सार क्या निकलता है? पहली बात, लगातार तोक तोक करना बच्चे की इमोशनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, इमेजिनेशन, कल्पना, बच्चों के लिए सिर्फ खेल नहीं है, ये प्रेशर से बचने का एक रास्ता है। और जब बच्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है ना, तो वो अकेला और अनसुना महसूस करने लगते हैं। तो ये कविता एक तरह से हमें याद दिलाती है कि डिसिप्लिन और अंडरस्टैंडिंग के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी है।
अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रॉबिन क्लाइन ने इतना पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन-कौन सी लिटरेरी टेक्निक्स यूज की हैं, थोड़ा उनकी क्राफ्ट पर भी नजर डालते हैं। देखिए, रॉबिन क्लाइन ने बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार टेक्निक्स यूज की हैं, जैसे जलपरी और रेपुंजल का जिक्र। इसे इल्यूजन कहते हैं। इससे अमांडा के सपनों की दुनिया और रियल लगती है। फिर खामोशी सुनहरी है, ये एक मेटाफर है, यानी रूपक। ये आज़ादी जैसी एक फीलिंग को एक कीमती चीज़ बना देता है। और सबसे ज़रूरी, बार बार अमांडा नाम का इस्तेमाल। ये रेपिटेशन उस लगातार होने वाली टोका टाकी को इतना रियल बना देता है कि हम उससे महसूस कर सकते हैं। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, गाइडेंस और कंट्रोल। यानी किसी को रास्ता दिखाने और किसी को काबू करने में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। वो लाइन आखिर कहाँ होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को सोचने की जरूरत है।